So we are going to our second problem, that is x of n equals to sine pi by 8 into n square. So how to do this? So for this, we write x of n plus capital N equals to sine of pi by 8 into n plus capital N whole square. So that can be written as sine of pi by 8 n square plus capital N square plus 2 into small n into capital N as per the formula. So that can be written as sine of pi by 8 n square plus pi n square by 8 plus pi n by 4 into small n. So let pi n square by 8 equals to 2 pi m1. So now that is equals to n equals to 4 root over m1. Another, let pi n by 4 is equal to 2 pi m2. So we can get n equals to 8 m2. Now n is integer for m equals to 1 square, comma 2 square, comma 3 square, comma 4 square, dot, 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 dot. So when m1 equals to, sorry, this is m1. m1 equals to 2 square, and for this here, what we'll get? Now, n is integer when for m2 equals to 1, comma 2, comma 3, comma 4. So when m1 is equal to 2 square and m2 equals to 1, we get a common value for n as n equals to 8. Look at this. If I put m equals to m2 equals to 1, we will get 8. And here, if I give m1 equals to 2 square, then we will get also 8. So when m1 is equal to 2 square and m2 is equal to 1, we get a common value for n as n equals to 8. So when n equals to 8, x of n plus capital N equals to sine of
pi by 8 into n square plus pi 8 square. किसी का माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा म्यूट कर दीजिए. प्लस pi 8 by 4 into n, that is equals to साइन ऑफ कैपिटल एन के जगह पे हम लोग 8 बिठा देते हैं. So that is pi of 8n square plus 2 pi n plus 4 into 2 pi. That is equals to sine of pi by 8 into n square plus 2 pi n. That is equals to sine of pi by 8 n square. That is equals to x of n. यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या? फॉर इंटीजर m, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 pi m equals to sin theta. So I am using this formula here. So you can see here, if I placed capital N equals to 8, then we can get xn. So we can prove x of n plus n is equal to xn. So we can write here as a conclusion, we can write here that xn is periodic with fundamental period n equals to 8 samples. Okay. So anybody any problem with this? No, sir. Clear everybody? तो सर इसमें डिसाइड कैसे मतलब करेंगे अपने से कि ये दोनों मतलब इक्वल करना पड़ेगा, मतलब ये देखना पड़ेगा सर? हाँ, ये जो तुम्हारा यहाँ पर है देखो, जैसे कि ये सिग्नल और ये दोनों सिग्नल को तुमको देखना पड़ेगा फ्रैक्शन कौन है. तो फ्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो उसको अगर इक्वल कर दो तो n का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा. तो वही आपको पकड़ना पड़ेगा. ठीक है. यस सर. कैन यू हियर मी? हेलो. आप लोग सुन सकते हो मुझे? सर सर यस यस सर, सुन पा रहे हैं सर. हाँ बोलो. सेकंड लाइन सर, ये वाला सर, यहाँ पे कर्सर है सर, उसके नीचे वाला लाइन. और एक बार बोलो, वो तुम्हारा बात कुछ कट कर आ रहा है. सर वो जो सर जहाँ पे कर्सर नहीं है सर, उसके नीचे वाला लाइन सर, सेकंड लास्ट लाइन सर. ये वाला? हाँ सर, उसके ऊपर वाला लाइन. हाँ
यस सर, ये वाला सर कैसे आया? इसको कॉमन लिया, देखो इसको ऐसे कॉमन लेकर 4/2 पाई किया, यहाँ पर 4 × 2 पाई किया, तो 4/2 पाई करने से 8 पाई हो गया, उसको इसका सब्स्टिट्यूट किया, और मैंने ये फॉर्मूला लिया फॉर इंटीजर एन साइन ऑफ थीटा प्लस 2 πm इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया। तो इसको हमने 2 πm लिया और इसको थीटा लिया, तो साइन ऑफ थीटा प्लस 2 πm इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ π/8 इंटू एन स्क्वायर, वही हमारा क्या है, वही हमारा एक्सन है। सो एक्सन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन प्लस एन बन गया। हेलो सर नहीं क्लियर हुआ यस सर, सर, आ वो रहा जो है सर। सेकंड लास्ट लाइन सर 2 πn जो लिखा हुआ सर, π/8 n स्क्वायर के बाद सर 2 πn सर। हाँ, वो तो सब्स्टिट्यूट किया, कॉमन लो, वो तुम कॉमन नहीं लोगे तो क्या समझ पड़े, वहां पर मैंने स्टेप जंप किया है इसीलिए तुम समझ क्लास कर रहे हैं। सर नहीं आ रहा सर और। आ जाएगा, एक बार करके देखो, अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं तुमको एक्सप्लेनेशन वो गूगल क्लासरूम में ये स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। एक बार खुद ट्राई करो, अगर नहीं आता मैं वो सोल्यूशन आप लोगों को करके दूंगा। गूगल क्लासरूम में देखना, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैंने जो गूगल क्लासरूम का लिंक दिया है वहां पर पूरा न्यूमेरिकल बाय हैंड रिटन रहेगा, वहां पर स्टेप जंप नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर 2-3 स्टेप है, अब बहुत ही लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टेप जंप किया था। अगर तुमको कोई असुविधा होता है तो वहां पर पूरा डिविजन है, ठीक है। ठीक। हाँ, अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर पूरा स्टेप कर कर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है, हम लोगों को दिया गया है x ऑफ n इक्वल्स टू e टू द पावर j7 पाई n बाय ओ, ये मेरा प्रॉब्लम है। इसको प्रूव करना है कि ये मेरा पीरियोडिक सिग्नल या एपोडिक सिग्नल है। अगर पीरियोडिक होगा तो फंडामेंटल पीरियड कितना होगा। सो इसका सॉल्यूशन, let m and n be two integers. Now x of n plus capital N equals to e to the power j7 pi n plus capital N by 4. That is equals to e to the power j7 pi n by 4 into e to the power j7 pi n by 4. Now, since e to the power j 2 pi capital M, where M is an integer, equals to 1 for periodicity, so 7 pi n by 4 should be an integral multiple of 2 pi. अगर e to the power j 2 pi m equals to 1 for periodicity, अगर periodicity property लाना है तो e to the power j 2 pi m equals to 1 होगा।
तो अगर ये 1 होता है तो 7 पाई ऑफ n by 4 ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई का होना है। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको, लेट 7 pi n by 4 equals to integral multiple, that means m is an integer, so m into 2 pi. So that gives you n equals to m into 2 pi into 4 by 7 pi. So that is equals to 4 2s are 8. So a pi is cutting. So 8m by 7. Now here n is integer. When m equals to कितना होगा जब m इंटीजर होगा? अगर m अगर 7 होगा तो इंटीजर होगा, 14 होगा तो इंटीजर होगा, 21 होगा तो इंटीजर होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो अगर आप लोग देखें when m equals to 7 तब n कितना होता है? 8। अगर m equals to, सॉरी यहाँ पर m होगा, अगर m equals to 14 हो तो कितना होगा? 7 दुगुना 14, 8 दुगुना 16। तो ये तो मिनिमम नहीं हुआ, ये तो उससे ज्यादा हो गया। तो मिनिमम पीरियड कितना होगा? मिनिमम होगा वही जब m इक्वल्स टू 7 रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर m इक्वल्स टू 7 बिठाता है तो 8 इंटू 7 7 होता है, तो हमारा 8 रहता है। अगर m इक्वल्स टू 14 बिठाएंगे तो 8 इंटू 14 7, 7 दूना 16 होगा। अगर 21 बिठाते हैं 8 इंटू 21 7, तो 7 3 21 होगा, 3 8 24 होगा। तो यही मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू मुझे लगेगा फंडामेंटल पीरियड के लिए। तो तब m इक्वल्स टू 7 होता है तब n इक्वल्स टू 8 होगा। तो यही मिनिमम वैल्यू है। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं? xn, हम लोग लिख सकते हैं xn is periodic with fundamental period of 8 samples. This is the answer. Clear, everybody? Yes, sir. So these are some of the numericals for your concern. I am giving 2 more numericals. Please see the Google Classroom. I will give you 2 more numericals, and you have to. Next day, I will take the question from you. Means in the class we will discuss about the 2 problems. First, you will tell me. You will share me the copy in this Zoom. We will see the copy who is right or not. If anybody has any problem, I will take a arbitrary sequence. I will call a random guy to tell me whether you have done or not. So please note down the 2 problems. These are the next classwork, I will tell. Homework plus classwork. So problems are, one is this one, xn equals to 2 cos 5 pi n, this is 5, by 3 plus 3 e to the power j
3 pi n by 4. So this problem will be given to you. Please try it at home. If you, and we will discuss it in the next class. I will use a random guide to tell this problem. Okay. हेलो सर। बोलो। बोल रहे हैं सर, एक ही को क्वेश्चन दिए ना सर? मेरा नेटवर्क चला गया था, देख नहीं पाए सर। हाँ अभी दिखाऊंगा, फिर से दिखाऊंगा। एक ही क्वेश्चन दिया है, अभी दिखाऊंगा। यस 2 सर। मिनट वेट करो, फिर नया पोर्शन में जाएंगे। यह है क्वेश्चन। यस सर, हो गया सर। Okay, so next portion that we are going to discuss today is called the symmetric and antisymmetric signals. So symmetric and antisymmetric signals are very important. These is also called as even and odd signal. We called it even and odd signal. The discrete time signals that may exhibit symmetry or antisymmetry with respect to n equals to 0. N means the n equals to 0 means the what? The sample time at 0 index. Okay. So the discrete time signals may exhibit symmetric or antisymmetric with respect to n equals to 0. When a discrete time signal exhibits symmetry with respect to n equals to 0, that is called even signal. Therefore, the even signal satisfies the condition x of minus n is equal to xn, that is for even signal. And for the odd signal, when a discrete time signal exhibits antisymmetry with respect to n equals to 0, then it is called odd signal. Therefore, the odd signal satisfies the condition x of minus n is equal to minus of xn. This is for the odd signal. So these are the two symmetric and antisymmetric signal definition or mathematical representation. Okay. Example. Anybody? Example of symmetrical and antisymmetrical signal. Nobody. Very easy. सर सिमेट्रिक में साइनसॉइडल आएगा सर? Yes, sine signal and cos signal are the example Yes, sir. of even and odd signal. Okay, sine and cos. This is very easy. Sine signal and cos signal. So which is even, which is odd? Anybody?
Tell me, Sir, cos sine. is even, sir. Yes, cos is even signal and yes, cos is even signal and sine is odd signal. Odd. So example is cos theta and this is sine theta. That means cos of minus theta is equal to cos theta and sine of minus theta is equal to minus sine theta. That is also applicable. Now the problem that comes, even an odd signal determination is always coming, but something it is coming that sometimes a signal which we are operating on can be neither even nor odd signal. Means the signal can be even, there's a mixture of even and odd signal can be anytime. So in that type of signal, we have to find out what is the even part and what is the odd part. So there is a theorem to find out the discrete time signal, which is neither even nor odd, and which can be expressed as a sum of even and odd signal. And from that sum of even and odd signal, we can find out what is the even part of that signal and what is the odd part of the signal. So write this. A discrete time signal xn, which is neither even nor odd, can be expressed as a sum of even and odd signal. That is x of n can be written as x of en plus x of on, where x of en even part of xn. And x of on odd part of xn. Okay. So how to find out the even part? So even part equals to or implies x of en equals to half of x of n plus x of minus n. And odd part that implies x of on is equal to half of x of n minus of x of minus n. So that is the theorem to find out even part and odd part of the signal. I think nobody has problem. Anybody has problem? No, sir. No, sir. Sir, Next, हाँ बोलो.
बोल रहे हैं सर आप गूगल क्लासरूम का कोड नहीं दिए हैं सर। मैंने दिया था हाँ सर पुराना। पूछे हैं सर, सभी से पूछे हैं। 1 मिनट में बोल रहा हूँ, मैंने दिया था। यस सर यस सर। पता नहीं सर, वो नहीं मिला सर, हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, हम सोचे कि आप क्रिएट नहीं किए होंगे इसलिए नहीं पूछे थे आपसे। 1 मिनट 1 मिनट। यस सर, नहीं मिला। मैंने दिया था शायद गूगल क्लासरूम। सर अभी क्लास भी था सर। ठीक है, ग्रुप में देखेंगे, मैंने शायद दिया था। अगर नहीं मिला तो फिर से दे देंगे हम। ठीक है। यस। ओके सर, भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। अच्छा ठीक है, अच्छा देख लेंगे हम, आज ही दे देंगे अगर नहीं दिया तो। अच्छा, तो ये मेरा इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकालने का फॉर्मूला, मतलब थ्योरम, और आप लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला भी हो सकता है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आएगा तो वो डिटरमाइन द इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ द सिग्नल होगा, या आपको पूछ सकते हैं कि state whether the following signals are even, or which of the following signals are even signals or odd signals. कभी कभी हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं, कभी आपका इक्वेशन भी आ सकता है कि प्रूफ दैट दैट x of even part of the discrete time signal is x of en equals to half of xn plus x of minus n. तो ये प्रूफ भी मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए, कभी कभी अगर प्रूफ चला आता है तो आप लोगों का सुविधा होगा। सर क्लास था सर, अभी सर एचवीडीसी का सर शुरू हो गया। शुरू हो गया, पर अभी भी तो 2 सर मिनट है मेरे 11:10 पास, मतलब 4 मिनट है मेरे पास अभी। 11:13 हो गया सर, 11:13 हो गया सर, 11:10 से। ठीक है, 2-3 मिनट वेट करो, हम बोल रहे हैं कि 2 मिनट लेट होगा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसीलिए हम वहां पर आपको ग्रुप में ही मैसेज कर रहे हैं। यस। आप लोग चैट बॉक्स में सिर्फ आपका अटेंडेंस दे दो, सेकेंड हाफ में जो जो थे एक चैट बॉक्स में यस सर लिख दियो हो गया। मैं लिख रहा हूँ ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस। मैंने ग्रुप में लिख दिया है, इसीलिए आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी लोड थोड़ा लेट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और तो फिर मैं वो प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी को पूछ रहा हूँ कि अगर कोई किसी जगह पे
कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैंने एक टास्क दिया है आप लोगों को, नेक्स्ट दिन क्लास में वो टास्क मैं देखूंगा आप लोगों के सामने। सो एवरीबॉडी प्लीज be prepared with the task, because if you don't practice the DSP numericals in home, then it is impossible for me to complete it in the class section. If I get time, I can take numerical extra class, tutorial class, but that is after completing little bit syllabus, because first it is a huge syllabus. So we have to first complete the syllabus. So then we will go for extra numerical class or like that thing. If I think that after a consideration of 1 or 2 weeks, if I see that most of the measure of the syllabus is now problem, now it has been completed or measure is completed, then we can use 2 or 3 tutorials for numerical analysis, or else you have to do numerical problems in your home. I can give you some numerical problems, examples that in the Google Classroom, I can upload the sheet, but you have to do it at home. And if there is some problem, if there is some confusion, if you face difficulty to solve it, then you can do it. You can tell me in the classroom also. We can discuss it in the classroom. But first you have to do it in the home. Maximum of the portion we have to do it in the home, because in the classroom I cannot give you the maximum numerical problems, because I have to clear the theory also. So hope you enjoyed the class. So you can leave the class and you can join to the SDVC class. Thank you. Everybody has given the attendance? Yes, sir. Okay, thank you, thank you. So you can leave.